आपको सबसे पहले जो आपने डैफ भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसके बारे में आपको पूरी अवेयरनेस हो, इसलिए मैंने कहा अवेयरनेस अपने आप के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, स्टेट के बारे में, और क्या इस समय हो रहा है। 4-5 साल IAS में नहीं हुआ तो बहुत हम लोग खाते नहीं थे। रात में जब रिजल्ट निकल गया तो हम लोग को बहुत ऐसे रहते थे। क्लास 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर को समझना कि पैटर्न क्या रहा है, फिल्म्स में कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस बदलाव हो रहे हैं, कितना करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्टैट्स को इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है हाँ लास्ट में 1-2 दिन में ना कर लेंगे। इंटरव्यू के बारे में एक और खबर है कि आपके इंटरव्यू से एक दिन पहले ही आपकी शादी हुई थी, कैसे इसको हैंडल किया और क्या ये जानकारी आपको बोर्ड को थी, उन्होंने इस पर आपसे कुछ पूछा? जम्मू एंड कश्मीर से पटना तक का सफर कैसा रहा? मुझे लगा ये इंटरव्यू उनके एग्जाम के बारे में है। नहीं, थोड़े पर्सनल तो हो सकते हैं हम लोग। ये तो बहुत लंबी कहानी है, नहीं शॉर्ट में बता सकते हैं। बिहार में एक खासकर बात है, सास की बहू सेवा करे, सेवा करती है। हाँ सेवा करती है, हाँ ये में कोई अथी नहीं है। हाँ सेवा करती है। मेरे को लगता है टू मेनी मेंटर्स, टू मेनी बुक्स आर द मेजर रीजन फॉर फेलियर इन दिस एग्जामिनेशन। आप एक आदमी से मिलेंगे वो कहेंगे ये बुक पढ़ लीजिए, दूसरा आदमी से मिलेंगे सब बुक्स एक ही हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। BPSC क्रैकर्स से हमारी बातचीत लगातार जारी रहती है और आज एक बार फिर हमारे साथ ऐसे ही एक BPSC क्रैक करने वाले अभ्यर्थी हैं और अब तो 64वीं BPSC क्रैक कर लिया है, तो अधिकारी भी आप बोल सकते हैं, राजस्व अधिकारी बने हैं धनंजय कुमार। इन्हीं से सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव बिहार में। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए आपका मीडियम क्या था, ऑप्शनल क्या था और रैंक क्या था? मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था और मेरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश था। मेरी रैंक 552 थी। BPSC आपने क्रैक कर लिया, जून 7 तारीख को आई थिंक रिजल्ट आया था। कैसी खुशी आपके अंदर रही और कैसी खुशी परिवार वालों के अंदर रही? काफ़ी खुशी हुई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, और परिवार में भी बहुत खुशी थी कि खुशी का एक ये भी कारण था कि मैं अपने घर में पढ़ने वाला पहला लड़का था। इससे पहले मेरे घर में किसी ने पढ़ाई की नहीं थी, तो मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि साथ में मुझे गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, मैं एक चेंज ला सकता हूँ, लोगों के लिए कुछ काम कर सकता हूँ। और ये एक मैं अपने आप को एक अच्छा रोल मॉडल भी मानता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए किसी अर्बन सेंटर में होना चाहिए, या उनके जब तक माँ बाप IAS नहीं हो या BPSC अधिकारी नहीं होंगे या जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है बस एक डेडिकेशन होनी चाहिए, पढ़ाई करने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। आपने कहा कि आप अपने परिवार में पहले ऐसे लड़के रहे जिन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद पढ़कर आप अब BPSC क्रैक कर चुके हैं, बिहार में अधिकारी बनने वाले हैं। ऐसे में जब परिवार वालों को ऐसी खबर मिली तो उनका क्या रिएक्शन रहा? मेरे पिताजी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका भी ये बहुत बड़ा सपना था कि उनका बेटा एक अधिकारी बने, समाज सेवा करे, लोगों की प्रॉब्लम को समझे, और बिहार जो एक काफ़ी पिछड़ा स्टेट है उसमें लोगों के लिए कुछ करे। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, हालांकि तमाम परिवार हमारे साथ है, इनकी पत्नी भी हैं, इनकी माताजी भी है। अब पिताजी से भी बात करेंगे। अंकल, आपको उम्मीद थी इनसे जब शुरू में ये बचपन में थे तो क्या लगा, क्या उम्मीद? बचपन से ही हमारा उम्मीद था कि बहुत अच्छा पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छा निकलेगा। हमने गाय भैंस दूह करके अपने बच्चा को पढ़ाया और आज बहुत मेहनत किए। इसके बाद में हमारा बच्चा बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा उम्मीद थी आपसे कि ये कुछ करेंगे? जी, बहुत उम्मीद था। बहुत बच्चे से बहुत तेज था, बहुत अपने का होशियार था। आपके परिवार में ये पहले हैं जिन्होंने पढ़ाई की है? जी, बड़ लड़का है, 3 मेरा बेटा है, तीनों पढ़ने में अच्छा रहा और आज तीनों अपने मुकाम पर हैं? सब अपने अपने जगह पर सब ठीक है। एगो चाणक्य लॉ से मेरा बेटा पढ़ा हुआ है छोटा, एगो भोपाल में MBA किए हुए है। अब जबकि ये अधिकारी बन गए हैं तो क्या है आपको उम्मीद इनसे? बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा से ईमानदारी से करे, अच्छा देख रेख करे। माता जी भी हमारे साथ हैं। कैसा लगा जब आपको पता चला कि बेटा अधिकारी बन गया है? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ।
4-5 साल IAS में नहीं हुआ तो बहुत हम लोग दुखी हुए। है अब तो बहुत ऐसे हुआ, हम लोग खाते नहीं थे हो भाई। रात में जब खुद रिजल्ट निकल गया तो हम लोग को बहुत ऐसे रहते थे। ये निकला तो बहुत खुशी हुआ हम लोग। आप रो रही हैं? अब रो रहे हुए ऐसे ला और कहला अब बहुत, हाँ अब बहुत खुशी है। अब उम्मीद है कि बेटा समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा थी है, बच्चे से हैं, वजह से पढ़ाई में हम लोग मेहनत किए और आज अधिकारी बन गए। अब सबको अधिकारी बन अपने गए। अपने अब जगह सब, पर हाँ सेटल है। सबको, सबके बच्चा बने, सबके अथी रहे। तो ये इनके माता पिताजी थे और इनसे और बातें करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसका हर अभ्यर्थी इंतजार करता है और वो है तैयारी। कैसे स्टार्टिंग और कैसे ख़त्म? जी, मुझे लगता है किसी भी तैयारी का सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को समझना। मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेबस को नहीं समझते हैं, इसकी वजह से वो बहुत टाइम लेते हैं। जब वो सिलेबस समझ जाएंगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर को समझना कि पैटर्न क्या रहा है, प्रीलिम्स में कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस बदलाव हो रहे हैं, कितना करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस हो रहा है। साथ में मेंस का एग्ज़ाम में देखेंगे तो पेपर 1 में किस तरह स्टैट्स, लोग बहुत ज़्यादा स्टैट्स को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है हाँ लास्ट में 1-2 दिन में ना कर लेंगे, लेकिन स्टैट्स में मैथ है, उसमें प्रैक्टिस की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड हैं और उसमें अच्छा टाइम दिया जाए तो उसमें बहुत जल्दी स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि मार्क्स ऑब्जेक्ट मतलब वो मैथ है तो मार्क्स पूरी तरह 100% आया जा सकता है। साथ में आप देखेंगे पेपर 2 में भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इग्नोर करते हैं लोग, करंट अफेयर्स इग्नोर करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फोकस हिस्ट्री कल्चर पे रह जाता है। तो मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि पेपर 1 में प्लीज़ फोकस करें आप स्टैट्स पार्ट्स पे और थोड़ा टाइम वहाँ दें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। साथ ही पेपर 2 में करंट अफेयर का पार्ट, और अगेन मैं देखता हूँ कि बच्चे कोचिंग के कुछ मटेरियल लाते हैं, वहाँ कुछ क्वेश्चंस को रट लेते हैं और वहाँ एग्ज़ाम में देने चले जाते हैं। ऐसा कृपया ना करें, अपनी सिलेबस को समझें, उसको अच्छे से तैयारी करें, नोट्स बनाएं, अपनी पूरी तैयारी एक ब्रॉडर लेवल पे करें rather देन एक लिमिटेड लेवल पे करें। अच्छा, पीटी की भी बात हमारे सामने आती है सबसे, क्योंकि ज़रूरी है पीटी। पहला एग्ज़ाम क्लियर होगा तभी हम आगे जाएंगे। तो उसके लिए अगर बुक्स की बात करें तो किस प्रकार के बुक्स होने चाहिए आपके पास? देखिए, मेरा अगेन यहाँ कहना है कि बुक्स की कमी नहीं है मार्केट में। मेरे को लगता है टू मेनी मेंटर्स टू मेनी बुक्स आर द मेजर रीजन फॉर फेलियर इन दिस एग्जामिनेशन। आप एक आदमी से मिलेंगे वो कहेंगे ये बुक पढ़ लीजिए, दूसरा आदमी से मिलेंगे, बुक्स सब बुक्स एक ही हैं। मुझे लगता है जो बेसिक NCERT बुक्स हैं यदि हम उसी को पढ़ें, और मेरा मानना है बहुत सारी किताब नहीं बट एक ही किताब को बार बार पढ़ें, तो उससे क्या होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आप उसको और इन डेप्थ समझ पाएंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम समझें। बच्चे पैटर्न नहीं समझ रहे हैं, सीधा एग्ज़ाम में कूद जाते हैं और वो रट्टा मारने की कोशिश में होते हैं rather देन एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, NCERT बुक्स के अलावा अगर बात करें, NCERT बुक्स के अलावा फिर मेरा कहना होगा कि जो न्यूज़पेपर है, जो हिंदू न्यूज़पेपर है, उस पर फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन बड़ा कंटेम्प्रेरी आ गया है, बड़ा एनालिटिकल आ गया है। तो वहाँ से यदि पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी फ़ायदा होगा। और मेंस में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे आंसर नहीं लिख पाते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, उन्हें लगता है एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके सीधा लिखेंगे, ऐसा होता नहीं है। आपसे मेरा अगेन रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी पढ़ते हैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करें। आप लिखें, अपने मेंटर को टीचर को भेजें, वो उनमें सुधार करेंगे, अगला दिन और सुधार करें। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्लीज़ करें। और प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन अलग नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड एग्जाम दोनों की है, तैयारी साथ साथ चलती है, क्योंकि सिलेबस सेम है। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ सब्जेक्टिव होगा, इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। जब तक आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव लेके नहीं आएंगे आपको बहुत दिक्कत होगी। ऑल्सो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन बड़े ऐसा नहीं कि UPSC में जैसे 10 नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है, BPSC में वो नंबर बहुत बड़ा 38 नंबर का होता है। तो आप यदि पहले से लिखे नहीं होते हैं तो आपको लगता है अब मैं क्या लिखूँ,
तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव को कवर आपका ऑप्शनल साइकोलॉजी था, तो अगर साइकोलॉजी की तैयारी की बात करें, अगर अन्य कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो साइकोलॉजी से एग्जाम देने वाला है, वो कैसे इसकी तैयारी करेगा, किन बुकों का इस्तेमाल करेगा? इनके लिए देखिए सबसे फेमस जो है एक तो एनसीईआरटी के साथ साथ बेवन की बुक है। आई थिंक ये एनसीईआरटी प्लस बेवन मोर देन एनफ है। और यहाँ भी आपको अगेन सिलेबस को समझना होगा, लास्ट 10 ईयर पेपर में क्या आया है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप उन एरियाज़ को पहले कवर करें एंड देन बाकी सिलेबस को आप कवर करें। तो टाइम का जो डिवीज़न है डिपेंडिंग ऑन द हाई यील्डिंग टॉपिक, हाई यील्डिंग टॉपिक को पहले करें एंड देन फिर बाकी सिलेबस को आप इस 2 बुक से कवर हो जाए। पीटी मेंस के अलावा बात करेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू को लेकर कई तरह के र्यूमर सोशल मीडिया पर चलते हैं। सबसे पहला ट्रिकी सवाल आता है, ये कूद जाओ, वहाँ फान जाओ, यहाँ गमला रख दिया, ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे बड़े घूमते, क्या सच में पूछे भी जाते हैं? मुझे लगता है ये पूरा र्यूमर है, मिथ है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है ये पहली बात कि इंटरव्यू ये पर्सनालिटी टेस्ट है। नॉलेज की टेस्टिंग आपकी पहले ही हो चुकी है, प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में हो गया, अब आपकी पर्सनालिटी की टेस्टिंग होगी। और पर्सनालिटी की टेस्टिंग आपके ऐसा नहीं कि कुछ आप फैक्ट्स नहीं बताएंगे तो आपको मार्क्स कम आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना अवेयर हैं अपने पास के बारे में। बिहार के जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया बिहार में कि बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, बिहार में बिहार और बांग्लादेश को कंपेयर किया गया। फिर मुझसे पूछा गया कि बिहार को हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं, बिहार में इश्यूज़ क्या हैं, बिहार में क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो इससे क्या इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ता है। तो क्वेश्चन बहुत ऑप्शनल से कितने सवाल थे? ऑप्शन से मुझे एक भी सवाल नहीं करंट करंट अफेयर से भी पूछा गया, जैसे जो भी उस समय इशू चल रहे थे उस पर पूछा आपके इंटरव्यू के बारे में एक और खबर है कि आपके इंटरव्यू से एक दिन पहले ही आपकी शादी हुई थी, कैसे इसको हैंडल किया, और क्या ये जानकारी आपको बोर्ड को थी, उन्होंने इस पर आपसे कुछ पूछा? नहीं ना बोर्ड को थी, और एक दिन नहीं पहले 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, बट बोर्ड को इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा उनके लिए कोई रेलेवेंट पॉइंट था। मुझे लगा जब आया है तो मैं इसके साथ एग्ज़ाम दे दूं, क्योंकि अगेन ये कोई क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू नहीं होता, ये आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे बात करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कितने पर्सपेक्टिव को लेके आते हैं, और अपने आपस मतलब इन एंड अराउंड सराउंडिंग के बारे में आपको कितनी अवेयरनेस है। तो आप इसको नॉलेज से जोड़ के ना देखें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को लगता है कि एकदम फैक्ट्स मेरे से 3-4 पूछा और मुझे नहीं आया, कोई बात नहीं है, 3-4 नहीं भी आया है आपको, लेकिन आप इनफ कॉन्फिडेंट नहीं आया तो क्या जवाब दें? सर मुझे नहीं पता है, सिंपल। अब हो सकता है दुनिया में से कुछ भी पूछा जा सकता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन इंटरव्यू में तैयारी सब चीज़ की रखनी चाहिए आपको। जी, आपको सबसे पहले जो आपने डैफ भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसके बारे में आपको पूरी अवेयरनेस हो। इसलिए मैंने कहा अवेयरनेस अपने आप के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, स्टेट के बारे में, और क्या इस समय हो रहा है, इतना पता हो तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं। और बोर्ड जो होता है वो बहुत कॉर्डियल होता है, बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। लोग कहते नहीं ऐसे है वैसे है, ये सब गलत बात है। बोर्ड बहुत कॉर्डियल है, बोर्ड बहुत आपको रिस्पेक्ट देती है और आपसे उन्हीं तरह के सवाल करती हैं जो आपने आसपास लिखा है या जो आपने बोलचाल के भाषा में कुछ शब्दों का यूज़ किया, बोर्ड आपसे उस पर क्वेश्चन करती है। सर की पत्नी भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या हुआ है? मेरा नाम शरीन है। इंटरव्यू से 2 दिन पहले आपकी शादी हुई, जब इंटरव्यू में जा रहे थे तो आपने क्या कहा था इनसे? मैंने कहा था कि बी योर सेल्फ एंड अच्छा करना, कॉन्फिडेंट रहना एंड क्वेश्चंस का आंसर देना। अभी आपका प्रोफेशन किस क्षेत्र में है? जी, मैं एक वकील हूँ और मैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ। मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? ये तो बहुत लंबी कहानी है। नहीं, शॉर्ट में बता सकते हैं। हमारी कॉमन मीटिंग में कुछ ये मेरे दोस्त थे और दोस्तों के थ्रू ही हमारी मुलाकात हुई थी। दोस्ती कैसे हुई? सबसे पहले तो बात यही है। दोस्ती यही थी कि हमारे कुछ कॉमन दोस्त थे, उसकी वजह से हम मिले। जी, ये कब की बात होगी? ये आई थिंक 2016 की बात है। 2016 की, ठीक है, जब ये लंदन पढ़ने के लिए जा रही थी। अच्छा। चीवनिंग स्कॉलर से ये चीवनिंग स्कॉलर हैं। बाद में मैं भी 2019-20 में चीवनिंग स्कॉलर रहा,
तो हम दोनों चिल्ड्रनिंग स्कॉलर हैं और दोनों ने अपनी मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई लंदन से की है। दोस्ती पहले थी, फिर प्यार कब हुआ? नहीं, अब ये आज भी हम अच्छे दोस्त हैं और लेकिन अब आप जीवन साथी हैं ना? जी जी, हम तो जीवन ये साथी कब हैं। लगा कि अब जीवन साथी बन जाना चाहिए? नहीं, देखिए, अब ये तो हमें 2019 में अपनी पढ़ाई करने के बाद लगा कि हमें अब एक जीवन साथी की रूप में बनना चाहिए, तो हमने 2020 में शादी कर ली। आप हैं कहाँ से प्रॉपर, अगर बात करें? मैं श्रीनगर से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से, पर हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर से पटना तक का सफ़र कैसा रहा? मुझे लगा ये इंटरव्यू उनके एग्ज़ाम के बारे में है। नहीं, थोड़े पर्सनल्स तो हो सकते हैं हम लोग। देखिए, जब अच्छे होते हैं लोग, अच्छे लोग एक दूसरे को मिल ही जाते हैं कहीं ना ये बात तो बिल्कुल कहीं। सही दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है। इतनी भी बड़ी नहीं है। तो थोड़े अब अंकल से भी बात करेंगे। सर, शादी को लेकर बिहार में काफ़ी ज़्यादा जो है सामाजिक पाबंदियां भी रहती हैं कि अब कास्ट एक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब आपको पता चला कि बेटा शादी करने वाला है और इससे करने वाला, तो क्या रिएक्शन था आपका? हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम ठीक है, बेटा का जब परेशान है तो हमको परेशान है, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत सब। नहीं। आंटी, कैसी बहू मिली है आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। जैसा आपने सोचा था वैसे? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, बिहार में एक खासकर बात है, सास की बहू सेवा करे, सेवा करती है। हाँ, सेवा करती है। हाँ, ये में कोई अथी नहीं है। हाँ, सेवा करती है। चलिए, बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे बिहार में ना काफ़ी ज़्यादा बहुओं को लेकर एक प्रथा है कि सास की सेवा बहू को करनी है, और नहीं करती हैं तो फिर बहू बढ़िया नहीं है। हालांकि समाज बदल भी रहा है और कई अब इस प्रकार की भी हम खबरें कुछ अन्य भी देखते हैं। लेकिन सर, इंटरव्यू से संबंधित हमने सवाल किया, सब कुछ सवाल रखा। अंत में अगर अभ्यर्थियों को आप कुछ कहेंगे जो आगे तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं खासकर उनके लिए, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो भी फ्रेशर हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से हैं। सबसे पहले आप किसी भी र्यूमर, मिथ उन पे ना जाएं, या जो खासकर जो ओल्डीज़ हैं जो 5-6 साल से प्रिपरेशन में हैं, उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान ना दें। आपके लिए सिलेबस जो है और जो 10 ईयर पेपर है, यही सब कुछ बताएगा। किसी से पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझे, और 10 ईयर में वो कैसे सिलेबस चेंज हो रही है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, उसको समझें। हर चीज़ का अपना नोट्स बनाएं, हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, अपने आप को अपडेट रखें, और डेली एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिखें। यदि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको देखिए ये सिलेबस के किस पार्ट का है, और लास्ट 10 ईयर में इसमें से कैसे सवाल आए हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा मुझे कितना इन डेप्थ पढ़ना है। उस पर फिर आप आंसर लिखें, अपने सीनियर को हों, अपने टीचर को हों, अपने मेंटर को हों, उनको भेजें, उनसे फीडबैक लें। और इसको मैं कहूँगा कि एक दिन नहीं, हर दिन आपको लिखना है। यदि आप 1 साल प्रिपरेशन में हैं तो 365 दिन आपको एक क्वेश्चन तो लिखना ही है। मेरा मानना है कि हर दिन यदि 0.25 भी मार्क्स मैं इम्प्रूव करता हूँ तो 1 साल में मैं काफ़ी इम्प्रूव कर लूँगा। तो आप एक क्वेश्चन ऑप्शनल का, एक क्वेश्चन जीएस का डेली लिखें, और डरें नहीं। एग्ज़ाम खुल के जाएं, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होके जाएं। इंटरव्यू बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। आप अपने आप को समझें, अपने आसपास को समझें, अपने स्टेट को समझें। इससे बाहर आपकी कोई चीज़ इंटरव्यू में नहीं पूछी जाए। आप अधिकारी बनने से पहले एक शिक्षक भी रहे, कोचिंग क्लासेस भी ली। अगर कोई अभ्यर्थी आपसे जुड़कर कुछ सवाल करना चाहे तो कैसे वो आपसे जुड़ सकता है? देखिए, लेवल अप आईएएस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत एफोर्डेबल एजुकेशन दे रही है। सबसे बड़ी बात है इंडिविजुअल मेंटरिंग। हर स्टूडेंट यूनिक है, हर स्टूडेंट की नीड्स अलग हैं, तो उसको समझते हुए हम मेंटर भी देते हैं, स्टूडेंट्स को भी अच्छी से गाइडेंस देते हैं। और हमारा फोकस ऑलवेज़ आंसर राइटिंग पे होता है। तो यदि मुझ तक पहुंचना चाहें तो लेवल अप आईएएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे इवन यूट्यूब पे कभी मोर देन 300 वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं। और यदि मुझसे कोई सवाल हो, या किसी तरह के आप अपनी कॉपी मुझे भेजना चाहते हैं, किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं, कहीं कन्फ्यूजन है, तो मेरा जो नंबर है 8527637409, मैं फिर से बोल देता हूँ 8527637409, एंड मेरा ईमेल आईडी है dhananjay
DHANANJAY3166@gmail.com। आप इसमें मुझे मेल लिख लीजिए, अपने आंसर्स को भेजिए, मैं डेफिनेटली आपको फीडबैक दूंगा। बिहार के अधिकारी बनकर किस प्रकार से आगे सेवा देना की सोच रहे हैं और बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, जो भी गवर्नमेंट की ओर से मुझे काम मिलेगा मैं उस पर काम करूंगा। मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूं और उसी वे में मैं जो बिहार के लोग हैं उनकी लाइफ में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके परिवार का, जो आप सभी लाइव बिहार के साथ जुड़े थे और बातचीत हो रही थी बीपीएससी क्रैकिंग को लेकर कि आखिरकार बीपीएससी निकाला कैसे जाए। अधिकारी 64वीं बीपीएससी क्रैक कर बने हैं धनंजय कुमार और उनकी तमाम फैमिली जो है वो हमारे साथ थे। 2 और भाई हैं जो फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी, उनके पिताजी और उनकी माताजी किस प्रकार से एक परिवार में पहला एक लड़का जो पहली बार उसने पढ़ाई की और इस लेवल पर पहुंचा, इसको लेकर आपने देखा किस प्रकार से माताजी काफ़ी ज़्यादा वो अपनी फीलिंग को जाहिर करते हुए रो पड़ी थी और पिताजी भी हमारे साथ थे और उनकी पत्नी भी हमारे साथ थी। तमाम अपडेट तो हम आप तक देते रहते हैं और ऐसे ही बीपीएससी क्रैकर से हमारी बातचीत आपके लिए जारी रहेगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।